Hello and welcome to Dev IAS Study Center. In the lecture series of interpretation of statutes, today I will discuss about concept of pith and substance. आज हम concept of pith and substance के बारे में बात करेंगे. So उसके बारे में डिस्कशन करने से पहले I wanted to tell you about Article 245. तो संविधान के चैप्टर 11 में राज्य और संघ के बीच में संबंधों के बारे में बताया गया है. रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स. सो लेट्स स्टार्ट. 245 जो हमारा कहता है वो एक्सटेंट ऑफ लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट एंड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट्स. जो लॉ है उसका विस्तार पार्लियामेंट यानी कि संसद और राज्य के विधान मंडलों के बीच. अब कैसे है? द सब्जेक्ट ऑफ प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट में मेक लॉज फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ द इंडिया एंड लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट में मेक लॉज फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ द स्टेट. ये सिंपल सी एक बात कह रहा है कि पार्लियामेंट जो है वो भारत के किसी भी क्षेत्र में और पूरे भारत में के लिए कानून बना सकता है, और जो स्टेट लेजिस्लेचर है जो आपका विधान मंडल है वो राज्यों के किसी भी क्षेत्र, उसकी किसी भी टेरिटरी, कोई भी सीमा हो वहाँ के लिए और उस राज्य के लिए कानून बना सकता है. पॉइंट नंबर 245 सेक्शन 2 कहता है नो लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट शैल बी डीम्ड टू बी इनवैलिड ऑन द ग्राउंड दैट इट वुड हैव एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन. कोई लॉ इस बिहाफ पर वो विधि मतलब उसको इस बिहाफ पे नहीं अवैध घोषित किया जाएगा कि वह उसने किसी दूसरे क्षेत्र के या किसी राज्य क्षेत्र के लॉ को इंटरफेयर किया या इंक्रोच किया है. यानी कि उसको इस एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन के बेसिस पे उसको रिजेक्ट नहीं किया जाएगा. सेंटर, हमारे संविधान में सेंटर के पास पावर है कि वो भारत के किसी भी क्षेत्र के लिए लॉ बना सकती है. इंडियन और किसी भी क्षेत्र में राज्य भी आते हैं तो उसको इस बेसिस पे चुनौती नहीं दी जाएगी कि राज्य का कानून यहाँ पे पहले से ही अवेलेबल है. सो यही है टेरिटोरियल नेक्सस के बारे में बात करता है कि उसको एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशंस हमारे संविधान में संघ के पास यानी इससे जो सेंटर है उसके पास है, यानी कि हमारी पार्लियामेंट के पास है. अब बात करते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस. तो उससे बात करने से पहले हम लोग आर्टिकल 246 के बारे में और बात कर लेते हैं. तो हमारा आर्टिकल 246 जो है वो क्या कहता है? आर्टिकल 246 है रिलेटेड टू सब्जेक्ट मैटर ऑफ लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट एंड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट्स. यानी कि सब्जेक्ट मैटर संसद द्वारा और उसके राज्य के विधान मंडलों द्वारा बनाई गई जो लॉ हैं उनका जो सब्जेक्ट मैटर है उसको जो है आर्टिकल 246 बात करता है. अब हम इसको और विस्तार से समझते हैं. कैसे? जो हमारी 7वीं अनुसूची दी है भारतीय संविधान में, 7वीं अनुसूची में 3 लिस्ट डिफाइन की गई है. एक तो है यूनियन लिस्ट, दूसरी है स्टेट लिस्ट और तीसरी है कंकरेंट लिस्ट. यूनियन लिस्ट के हिसाब से यूनियन में लिस्ट पार्लियामेंट जो है हमारी जो संसद है वो कानून बनाएगी. इससे रिलेटेड 98 सब्जेक्ट्स हैं. स्टेट लिस्ट में जो कानून बनाएगी वो हमारा विधानमंडल कानून बनाते हैं, राज्य कानून बनाते हैं स्टेट लिस्ट में, उसमें यूनियन लिस्ट इंटरफेयर नहीं करता है. और कॉन्करेंट लिस्ट एक ऐसी लिस्ट है दोस्तों जिसमें राज्य के विधानमंडल और पार्लियामेंट संसद दोनों अपना कानून बना सकते हैं. यानी कि जब एक विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि दूसरे विधानमंडल के क्षेत्र में अतिक्रमण करती, इंक्रोचमेंट ऑफ लॉ made by one state legislature and it encroaches to the other state legislature. तो इस बात के निर्धारण करने के लिए जो लॉ है वो किस स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंतर्गत आता है, हम यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस लागू करेंगे. हम मतलब कोर्ट यहाँ पर डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस लागू करेगा. इसको हम बहुत अच्छे से एक जजमेंट के थ्रू समझते हैं. AM कृष्णा वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास. इसमें कहा गया है कि कोर्ट ने इसमें इस डिसीजन में कहा है कि जो अनुसांगिक रूप से दूसरे विधानमंडल के विधान विषयों पर अतिक्रमण करते हैं, यानी कि इसने कहा है कोर्ट ने कि प्रायः अधिनियम में ऐसे उपबंध होते हैं
जो आनुषांगिक रूप से इंसिडेंटली दूसरे विधानमंडल के विधान विषयों पर अतिक्रमण करते हैं, और यदि शाब्दिक निर्वचन किया जाए तो इस प्रकार के विधान अवैध हो जाएंगे। यानी कि ऐसे बहुत सारे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज लॉ बना देती हैं जो एक दूसरे से इनक्रॉच करते हैं, ओवरलैप करते हैं। तो अगर इनके हम शाब्दिक अर्थ पे जाएंगे, उसके सब्जेक्ट पे जाएंगे, उनकी लैंग्वेज पे जाएंगे, तो ऐसे बहुत सारे विधानमंडल अवैध हो जाते हैं। किंतु यदि विधानमंडल सारवान है, यानी कि उसका एग्जिस्टेंस है, और वो विधानमंडल उसका वास्तविक उद्देश्य ऐसे विषय संबंधित है जिस पर विधानमंडल विधि बनाने में सक्षम है, तो उसे विधिमान्य घोषित किया जाएगा, भले ही वह दूसरे विधानमंडल के अधिकार क्षेत्र में आने वाले विषय पर आनुषांगिक रूप से अतिक्रमण करता हो। यानी कि वेदर जो आपका विधानमंडल जो लॉ बनाएगा, वो लॉ का ऑब्जेक्ट और उसका सब्जेक्ट मैटर अगर उस लेजिस्लेटिव असेंबली के अधिकार क्षेत्र में आता है, तो वो उस पे लॉ बना सकती है, भले ही वो लॉ दूसरे स्टेट्स की बाउंड्रीज को क्यों ना टच करता हो, और वो केवल इस बिहाफ पर वाइड घोषित नहीं किया जाएगा। अब हम इसको कुछ इस तरह से समझते हैं कि हम इसकी मीनिंग के बारे में जानते हैं। मीनिंग ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस, आर्टिकल 246। देखिए, अगर आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन लिखना है, सबसे पहले तो आपको आर्टिकल बहुत ज़्यादा याद, मतलब बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। अगर आपने आर्टिकल लिख दिया है तो आपका वहीं से क्वेश्चन जो है काफ़ी वैलिड हो जाता है, एग्जामिनर को पता चल जाता है कि इसको इसके बारे में नॉलेज है। तो आर्टिकल 246 जो है, दैट डील्स विद द डिवीजन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। आर्टिकल 246 स्ट्रेट अवे डील करता है लेजिस्लेटिव पावर्स के बीच, पावर्स के बारे में पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के बीच में, कि किसके पास पावर है, पार्लियामेंट किस अधिकार क्षेत्र में पार्लियामेंट के पास पावर है, और किस अधिकार क्षेत्र में स्टेट लेजिस्लेचर के पास पावर है लॉ बनाने के लिए। इसके लिए हमारे संविधान में शेड्यूल 7 में 3 लिस्ट डिफाइन की गई हैं। उस लिस्ट में लिस्ट 1 जो है हमारी यूनियन लिस्ट है, जिसके अंतर्गत जो पार्लियामेंट है उसको लॉ मेकिंग पावर है। लिस्ट 2 में हमारी स्टेट लिस्ट है, जिसके अंतर्गत स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज को लॉ मेकिंग एक्सरसाइज की पावर है। और तीसरी लिस्ट है कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों ही एक्सरसाइज कर सकते हैं लॉ मेकिंग, चाहे वो पार्लियामेंट हो चाहे वो स्टेट लेजिस्लेचर हो। तो अकॉर्डिंग टू पार्लियामेंट और द स्टेट लेजिस्लेचर, according to the parliament or the state legislature should make laws within their respective jurisdiction and should not encroach upon the other's space, right? If it is encroaches, then the validity of law enacted by it is determined by applying the doctrine of pith and substances। यानी कि पार्लियामेंट, इस रूल के अकॉर्डिंग पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर अपने अपने अधिकार क्षेत्र में ही, यानी कि लिस्ट 1 में पार्लियामेंट है और लिस्ट 2 में स्टेट को अधिकार है कानून बनाने का, तो ये अपने अपने अधिकार क्षेत्र में ही कानून बनाएंगे। अगर कोई ओवरलैपिंग होती है इनके बीच में या कोई इंक्रोचमेंट होती है, तो डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस वहाँ पर लागू होगा उस लॉ की वैलिडिटी को पता करने के लिए। ठीक है, तो ओवरलैपिंग कितने तरीके से हो सकती है? ओवरलैपिंग का मोड इंसिडेंटली भी हो सकता है और पर्पसफुल भी हो सकता है। इंसिडेंटली मतलब अचानक किसी संयोगवश हो गया है, या फिर पर्पसफुली हुआ है, जानबूझकर किया गया। अगर ये पर्पसफुली किया गया है देन इट सॉ द बैड इंटेंशन, एंड इसको हम कलरेबल लेजिस्लेशन में पढ़ेंगे। कलरेबल लेजिस्लेशन हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, और नेक्स्ट टू नेक्स्ट टॉपिक होगा, हम उसमें कवर करेंगे कलरेबल लेजिस्लेशन को। कलरेबल लेजिस्लेशन बेसिकली हम कह सकते हैं एक तरह का दिखावा कि हमारा जो असेंबली है या हमारा पार्लियामेंट है, उसने ऐसा कुछ स्टेट में लॉ चला आ रहा है, लेकिन उसको पता भी है कि स्टेट में लॉ है, लेकिन उसने बैड इंटेंशन के थ्रू उसमें क्या किया है, अपना लॉ बना दिया है, और उस संविधान में उसको अधिकार नहीं है उसको बनाने का, लेकिन उसने बना दिया। वो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, लेकिन उसने बना दिया, और बनाने के बाद उसने उसको ऐसे पेश किया कि नहीं ये जो है संविधान जो है विधि अब बन चुकी है, और कोर्ट इसको जो है, जब कोर्ट इसको इंटरप्रेट करेगा तो कोर्ट उसकी इंटेंशन को वहाँ पे देखेगा। अगर उसकी इंटेंशन वैलिड कोर्ट को नहीं लगती है तो कोर्ट उस लॉ को पारित नहीं करेगा। तो कलरेबल लेजिस्लेशन एक तरह से बोल सकते हैं माया है ये।
तो बाहर से कुछ और है और कलरेबल है, मतलब इट सीम्स लाइक कलरेबल। सो अगर कोड को कलरेबल दिखता है कि संविधान दिख तो कुछ और रहा है लेकिन कर कुछ और रहा है, उसका सब्जेक्ट मैटर और उसका ऑब्जेक्टिव वो आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी है, तो सब्जेक्ट मैटर ऑब्जेक्टिव जिसको उसके पास राइट नहीं है, देन इट विल बी कम्स इन द कलरेबल लेजिस्लेशन। तो अब इसमें देखिए, इसमें है अब के सबसे पहले अगर आपको क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आप मीनिंग, सबसे पहले तो आपको आर्टिकल 245, आर्टिकल 246, दो मैंने आर्टिकल बनाया। आर्टिकल 245 बात करता है एक्सटेंट ऑफ पावर लॉ मेकिंग एक्सरसाइज बिटवीन द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। पॉइंट नंबर 1, पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो अपने इंडिया के अंदर या इंडिया के किसी भी क्षेत्र में पावर लॉ मेकिंग एक्सरसाइज कर सकता है। स्टेट के अंदर पावर है कि वो स्टेट के किसी भी पार्ट में लॉ मेकिंग एक्सरसाइज कर सकता है। नंबर 2, अगर कोई लॉ में कोई कहीं पे भी उसके कोलिजन आता है या फिर टेरिटोरियल नेक्सस आता है तो वो टेरिटोरियल नेक्सस का पावर किसके पास होगा, वो किसके फेवर में जाएगा, केंद्र के फेवर में। पार्लियामेंट बना सकती है लॉ मेकिंग, वो इस वजह से अवैध घोषित नहीं करा जाएगा किसने किसी दूसरे स्टेट की बाउंड्री को टच किया, बिकॉज इट हैज अ पावर ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस, राइट। नंबर 2 है टू आर्टिकल 246। आर्टिकल 246 में एक्सरसाइज है, लॉ मेकिंग एक्सरसाइज की पावर है कि सेंट्रल को लिस्ट 1 में बनाना है, स्टेट को लिस्ट 2 में बनाना है, और अगर कहीं पे इंक्रोचमेंट होती है, दोनों में कहीं पे भी ओवरलैपिंग होती है तो वहां पे डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस लागू होगा। ये ओवरलैपिंग भी मैंने बता दिया, दो तरीके से हो सकती है, इंसिडेंटली और पर्पसफुली। इंसिडेंटली, पर्पसफुली मतलब ये है जानबूझकर किया गया है, बैड इंटेंशन के थ्रू किया गया है, तो वहाँ पे कलरेबल लेजिस्लेशन लागू होगा, जो कि मैं अभी आपको बताऊंगा। नाउ द सेकंड पॉइंट इज अकॉर्डिंग टू दिस डॉक्ट्रिन लॉ इन क्वेश्चन मस्ट बी लुक्ड इनटू एज एन ऑर्गेनिक होल, नॉट कलेक्शन ऑफ सेक्शंस। ठीक है, जो लॉ होगा जो क्वेश्चन में है उसको पूरा एक साथ, पूरे सब्जेक्ट मैटर को एक साथ देखा जाएगा, ना कि उसके किसी सेक्शन को। उसके सेक्शन से हम कंक्लूजन नहीं निकालेंगे कोई। It is found that the pith and substance of the impugnant law, impugnant मतलब कि जहाँ पे कंट्रोवर्सी है, जहाँ पे किसी चीज में कंफ्यूजन है, यहाँ पे किसी चीज में डुप्लीकेसी पाई जा रही है, impugnant है लॉ वहाँ पे, that relates to the subject within the domain of the legislature and have valid even though it incidentally encroaches on the subject which has been assigned to the another legislature। इसको ये कहा गया है कि वो फिर भी अगर उसका सब्जेक्ट मैटर और उसका डोमेन, उसका ऑब्जेक्टिव प्री डिफाइंड है और स्पेसिफिक है एंड प्री डिफाइंड है, तो दो इट इज इंक्रोचेज इनटू द बाउंड्रीज ऑफ अनदर लेजिस्लेचर इट विल बी वैलिड। नाउ इसमें देखो, एक हम सुप्रीम कोर्ट ने इसको किस तरह से समझाया है, हम ये इसमें 3 पॉइंट हैं। वो 3 पॉइंट क्या हैं कि बिफोर अप्लाइंग डॉक्ट्रिन वन मस्ट हैव रिगार्ड द इनेक्टमेंट एज अ होल। पूरा इनेक्टमेंट पूरा एज अ होल पढ़ा जाएगा, सेक्शंस में नहीं पढ़ा जाएगा। इसके मेन ऑब्जेक्टिव को देखा जाएगा और उसके स्कोप को देखा जाएगा। तो नंबर 1 पॉइंट, इनेक्टमेंट एज अ होल टू इट्स मेन ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप एंड इफेक्ट ऑफ इट्स प्रोविजंस। उसके स्कोप और उसके कहीं कलरेबल लेजिस्लेशन तो नहीं है, ये देखा जाएगा। जो मैंने बताया है कि ये इंसिडेंटली है या फिर पर्पसफुली है। अगर पर्पसफुली है तो फिर वो इनवैलिड होगा, राइट। सुप्रीम कोर्ट ने इसको कैसे एक्सप्लेन किया? सुप्रीम कोर्ट ने इसको एक्सप्लेन किया है, डॉक्ट्रिन अप्लाइड व्हेन द लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंसीज ऑफ द लेजिस्लेटर विद regard to a particular enactment is challenged with reference to the entries in the various list। मान लो एंट्री जो 7th शेड्यूल में एंट्री 1, एंट्री 2 एंट्री 3, फर्स्ट में है पार्लियामेंट, सेकंड में है स्टेट, थर्ड में है दोनों, यानी कॉन्करेंट लिस्ट। अब इनमें कभी कंट्राडिक्शन आता है, इनमें जब ओवरलैपिंग आती है तो कोर्ट क्या देखेगा? कोर्ट देखेगा कि ट्रू कैरेक्टर ऑफ द एनेक्टमेंट, जो एनेक्टमेंट है उसका ट्रू कैरेक्टर क्या है। पॉइंट नंबर 2 इसके ऑब्जेक्ट को, और पॉइंट नंबर 2 स्कोप एंड इफेक्ट को। अगर उसको ये लगता है वेदर द इनेक्टमेंट इन द क्वेश्चन इज जेन्युइनली रेफरेबल टू अ फील्ड ऑफ लेजिस्लेचर, जहां से वो इनेक्टमेंट रेफर किया गया है, तो कोर्ट इसको इस तरह से देखेगा। अब हम इसको बहुत इसके जो रेशनल को देखते हैं। रेशनल मतलब कि इस कानून कहाँ से आया है, कानून का सोर्स क्या है। तो ये प्रीवी काउंसिल में प्रफुल्ल कुमार केस है, बहुत ही फेमस केस है।
उसमें जो हमारे ग्वेयर सीजे थे, ग्वेयर जो हमारे सीजे थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उन्होंने ग्वेयर को प्रीवी काउंसिल में किस तरह से ग्वेयर ने इसको ऑब्जर्वेशन जो दी, उसी ऑब्जर्वेशन को प्रीवी काउंसिल ने उनकी ऑब्जर्वेशन को ही अप्रूव कर दिया। इसमें जो आर्गुमेंट था वो क्या था, पिथ एंड सब्सटेंस, उन्होंने बताया कि ये प्रिंसिपल है कनाडा का और ऑस्ट्रेलिया का, ये इंडिया में तो अप्लीकेबल होता ही नहीं है, क्योंकि इंडिया में ये हमारा बाउंड्रीज को टच करता है। और इंडिया में ऐसा बताया गया है कि हमारे संविधान में शेड्यूल 7 में अलग अलग इस पे सेंटर अलग पावर बनाएगा, स्टेट अलग से पावर बनाएगा, और जो दोनों के अगर पावर एक्सरसाइज, लॉ मेकिंग एक्सरसाइज अगर सेम मतलब है, कहीं कॉमन करना है तो वह कॉन्करेंट लिस्ट में जाएगा, लिस्ट 3 में जाएगा। लेकिन सीजेआई जो ग्वेयर थे, उन्होंने इस आर्ग्यूमेंट को रिजेक्ट कर दिया और उन्होंने कहा कि हेल्ड दैट द सीजे हेल्ड दैट क्लियर कट डिवीजन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर वाज नॉट पॉसिबल। उन्होंने कहा कि इस तरह से क्लियर कट डिवीजन लेजिस्लेटिव पावर का पॉसिबल नहीं है। तो फ्रेंड्स, एक और केस है, ये आप नोट कर लीजिए चाहे तो, अदरवाइज इस यहाँ तक ही बहुत है पिथ एंड सब्सटेंस के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।